नमस्कार। आज हम समय में हजारों साल पीछे जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया में। ये दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में गिनी जाती है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सभ्यता, जिसके शहर इतने उन्नत थे, वो कैसे उभरी। क्या ये अचानक हुआ? नमस्कार। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी जड़ें तो हमें पाषाण युग तक ले जाती हैं। यह हजारों सालों के क्रमिक विकास का नतीजा है। पत्थर के औजारों से लेकर एक पूरी तरह विकसित शहरी सभ्यता तक का सफर है ये। तो चलिए इसी सफर को परत दर परत खोलते हैं। पाषाण युग से शुरुआत कैसे हुई? मेरा मतलब है, वो कौन से शुरुआती पड़ाव थे जिन्होंने इसकी नींव रखी? हाँ, तो सबसे पहला बड़ा कदम था नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड जिसे कहते हैं। करीब 7000 ईसा पूर्व के आसपास मेहरगढ़ जैसी जगहों पर खेती की शुरुआत हुई। गेहूं, जौ उगाए जाने लगे। पशुपालन भी शुरू हुआ। यहीं से इंसान ने एक जगह टिक कर रहना सीखा। बस्तियां बसनी शुरू हुईं। अच्छा, तो ये स्थिरता जरूरी थी आगे के विकास के लिए। बिल्कुल। इसी स्थिर जीवन ने, खेती से मिलने वाले अतिरिक्त अनाज ने आगे चलकर शिल्पों और दूसरी चीजों के विकास के लिए जमीन तैयार की। और फिर आया वो दौर जब धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ, ताम्रपाषाण काल। हाँ, बिल्कुल। अगला महत्वपूर्ण चरण था ताम्रपाषाण काल, यानी चालकुलिथिक पीरियड, लगभग 4500 ईसा पूर्व के बाद। जैसा नाम से ही पता चलता है, तांबा और पत्थर दोनों के औजार साथ साथ इस्तेमाल हो रहे थे। राजस्थान की आहार बनास संस्कृति का नाम सुना है मैंने इसमें। हाँ, सही। आहार बनास संस्कृति, जिसे तांबावती भी कहते थे, मतलब तांबे वाली जगह, वो तांबा गलाने में काफी माहिर थे। फिर महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति भी इसी दौर की है। ये सब ग्रामीण संस्कृतियां थीं, खेती करती थीं, लेकिन धीरे धीरे इनमें तकनीक विकसित हुई, थोड़ा बहुत व्यापार बढ़ा, और यही वो बुनियाद बनी जिस पर आगे चलकर हड़प्पा के शहर खड़े हुए। तो अब आते हैं मुख्य आकर्षण पर। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व। यहाँ क्या था जो इसे इतना खास, इतना उन्नत बनाता है? शहरों की बात बहुत होती है। हाँ, और होनी भी चाहिए। उनके शहर सच में कमाल के थे। ज्यादातर शहर हमें दो हिस्सों में बटे हुए मिलते हैं। एक ऊंचा टीला होता था, जिसे हम गढ़ या सिटाडेल कहते हैं। शायद वहां शासक वर्ग या पुरोहित रहते होंगे, या महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें होती होंगी। और दूसरा होता था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। और वो सड़कों का जाल, वो ग्रिड पैटर्न। हाँ, वही तो। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर, मतलब 90 डिग्री पर काटती हुई। जैसे आज के शहरों की प्लानिंग होती है, कुछ वैसी ही। और पानी की निकासी का सिस्टम, मैंने पढ़ा है वो भी बहुत विकसित था। गजब का था। सोचिए, उस जमाने में ढकी हुई नालियां थीं। हर घर से गंदे पानी की निकासी का इंतजाम था, जो मुख्य नाली से जुड़ता था। ये साफ सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर उनके जोर को दिखाता है। ये मामूली बात नहीं थी। और वो ईंटें सब एक जैसी। हाँ, ज्यादातर पकी हुई ईंटें इस्तेमाल होती थीं, और उनका आकार मानकीकृत था। एक निश्चित अनुपात में। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आमतौर पे 4:1 के अनुपात में होती थी। ये एक रूपता क्या दिखाती है? मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी एक जैसी ईंटें। ये दिखाता है कि कोई ना कोई केंद्रीय व्यवस्था, या कम से कम एक मजबूत सांस्कृतिक जुड़ाव जरूर रहा होगा, जो इस मानकीकरण को लागू करवाता था, या जिसे सब मानते थे। ये सिर्फ ईंटों की बात नहीं है। बाट, मोहरें, कई चीजों में ये एकरूपता दिखती है। और वो बड़ी इमारतें, जैसे मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। हाँ, वो ग्रेट बाथ, या हड़प्पा के बड़े बड़े अन्न भंडार, ग्रीनरीज, ये सब उनके बेहतरीन संगठनात्मक कौशल और इंजीनियरिंग का सबूत हैं। कमाल है। अच्छा, ये सब टिका किस पर था? मतलब उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? क्या वो सिर्फ किसान थे? देखिए, खेती तो रीढ़ की हड्डी थी ही। गेहूं, जौ, कपास, दालें, बहुत कुछ उगाते थे। और इसी खेती से जो अतिरिक्त उत्पादन होता था, उसी ने व्यापार और दस्तकारी को पनपने का मौका दिया। तो मतलब सिर्फ खेती नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे कुशल कारीगर भी थे। जैसे चनहुदड़ो नाम की जगह है, वहां मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। लाजवर्द मणि, कार्नेलियन जैसे पत्थरों के खूबसूरत मनके बनाते थे। धातु का काम भी तो उन्नत था। वो कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति। हाँ, मोहनजोदड़ो से मिली वो कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति, वो लॉस्ट वैक्स या मधुचिष्ट विधान तकनीक से बनी है। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। मतलब मोम का मॉडल बनाकर उस पर मिट्टी का लेप करके फिर मोम पिघलाकर धातु डालना। ये दिखाता है कि उनकी धातु कला कितनी विकसित थी। तांबा, कांसा, सोना, चांदी सब इस्तेमाल करते थे वो। और व्यापार? आपने बाट और मोहरों का जिक्र किया था। जी, व्यापार अंदरूनी भी था और बाहरी भी। उनके पास मानकीकृत बाट थे, अक्सर चर्ट नाम के पत्थर के बने होते थे। घनाकार यानी
क्यूबिकल शेप में। और दिलचस्प बात यह है कि ये वजन प्रणाली शायद बाइनरी सिस्टम 1, 2, 4, 8 और डेसिमल सिस्टम दशमलव प्रणाली दोनों पर आधारित थी। अच्छा, ये तो गणित की भी अच्छी समझ दिखाता है। बिल्कुल। और मोहरें थीं ज्यादातर सेल खड़ी यानी स्टीटाइट की बनी होती थीं। उन पर जानवरों की आकृतियां जैसे एक सींग वाला जानवर, बैल, हाथी और वो रहस्यमयी लिपि उकेरी होती थी। हाँ, वो लिपि, उसके बारे में क्या पता है? आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है ना? नहीं, आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। ये एक चित्रात्मक लिपि है, मतलब इसमें चित्रों या चिन्हों का इस्तेमाल होता है। करीब 375 से 400 अलग-अलग चिन्ह पहचाने गए हैं। लिखावट बहुत छोटी-छोटी मिली है, ज्यादातर मोहरों पर या तांबे की पट्टिकाओं पर। शायद ये किसी मालिक का नाम या पद या व्यापार से जुड़ी कोई पहचान बताती होगी। अंदाजा है कि ये दाईं से बाईं लिखी जाती थी। एक अनसुलझी पहेली। अच्छा, ये तो हुई शहर, व्यापार, लिपि की बात। समाज कैसा था? धर्म, आस्थाएं, इसके बारे में क्या संकेत मिलते हैं? कुछ संकेत तो मिलते हैं, जैसे पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा की बनी छोटी-छोटी मातृ देवी की मूर्तियां बहुत मिली हैं। शायद ये उर्वरता की देवी या किसी तरह की देवी पूजा का संकेत हो। फिर एक बहुत मशहूर मोहर है जिस पर एक योगी जैसी आकृति बनी है। पालथी मारे बैठे हैं, सिर पे सींगों वाला मुकुट है और चारों तरफ जानवर हैं। कुछ विद्वान इसे पशुपति यानी शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। अच्छा, और? प्रकृति पूजा के भी संकेत हैं, जैसे पीपल के पत्ते का अंकन मोहरों पर मिलता है। फिर कालीबंगन और लोथल जैसी जगहों पर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, मतलब हवन कुंड जैसे स्ट्रक्चर। ये किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान की तरफ इशारा करते हैं। और समाज में शायद कुछ ऊंच नीच या भिन्नता भी रही होगी? लगता तो है, जैसे अलग अलग तरह से दफनाने के तरीके मिले। कई सामान्य कब्रें हैं, कहीं शव के साथ मिट्टी के बर्तन रखे मिले हैं। लोथल में तो एक जगह 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है, जिसे युग्म शवाधान कहते हैं। ये सब शायद सामाजिक स्तर या मान्यताओं में भिन्नता दिखाते हैं। तो फिर इतनी व्यवस्थित, इतनी उन्नत सभ्यता जिसका इतना फैलाव था, ये खत्म कैसे हो गई? लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन क्यों होने लगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। कई कारण मिलकर जिम्मेदार रहे होंगे। एक बड़ा सिद्धांत है जलवायु परिवर्तन का। मॉनसून का पैटर्न बदला होगा, शायद बारिश कम हो गई, नदियां सूखने लगी या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। खासतौर पर घग्गर हाकरा नदी, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती मानते हैं, उसके सूखने का बड़ा असर पड़ा होगा। तो खेती पर असर पड़ा होगा? जाहिर है, खेती प्रभावित हुई तो शहरों का आधार ही कमजोर हो गया। कुछ जगहों पर भयंकर बाढ़ आने के भी सबूत मिले हैं। शायद संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, जैसे जंगलों की कटाई, ने भी भूमिका निभाई हो। और क्या बाहरी आक्रमण भी एक कारण हो सकता है? इसकी संभावना भी जताई जाती है, हालांकि इस पर विद्वानों में मतभेद है। हो सकता है कोई महामारी फैली हो, शायद ये सब चीजें एक साथ हुई। जलवायु परिवर्तन, बाढ़, संसाधनों की कमी, शायद कुछ बाहरी दबाव या अंदरूनी कलह, और धीरे धीरे शहरी ढांचा बिखर गया और लोग फिर से गांव की तरफ लौट गए। हाँ, ऐसा ही लगता है। जिसे हम उत्तर हड़प्पा काल या लेट हड़प्पन पीरियड कहते हैं, उसमें वो बड़े शहर उजड़ गए। वो खास लिपि, वो मानकीकृत बाट, वो लंबी दूरी का व्यापार, ये सब चीजें धीरे धीरे गायब हो गईं। लोग फिर से ज्यादातर ग्रामीण और खेती पशुपालन पर आधारित जीवन जीने लगे, छोटी बस्तियों में। तो कुल मिलाकर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता ने शहरी योजना, सफाई व्यवस्था, व्यापार और संगठन का एक ऐसा स्तर हासिल किया था जो उस जमाने के हिसाब से अविश्वसनीय लगता है। और फिर ये ज्ञान, ये व्यवस्था जैसे खो सी गई। हाँ बिल्कुल, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर एक बहुत गहरी, एक अमिट छाप छोड़ी है। और दिलचस्प बात यह है कि इसके पतन ने, इसके शहरी केंद्रों के खत्म होने ने कहीं ना कहीं आने वाले वैदिक काल के ज्यादा ग्रामीण समाज के उदय के लिए एक तरह से जमीन तैयार की। सोचने वाली बात है। हाँ, और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या उस लिपि में, जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी कहानी या ऐसा ज्ञान छिपा हो सकता है जो हमारे अतीत को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दे?